बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। रिसर्च प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, और इसका कुछ हमने पोर्शन डिस्कस कर लिया था। हाँ, इसके हमने देखा था कि टोटल रिसर्च प्रोसेस में 8 स्टेप्स हैं, और उसका पहला स्टेप था आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, और उसके बाद रिव्यूइंग लिटरेचर। आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम हमने मुकम्मल देख लिया था, और रिव्यूइंग लिटरेचर हम उसको देख रहे थे। ठीक है जी, तो ये हम डिस्कस कर चुके थे आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, और इसमें हम अपने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो हमारा टॉपिक है, उसको हम फाइनलाइज समझ लें करते हैं। और उसको हमने कहा था कि एक्सप्लोरेटरी एक टाइप है रिसर्च की, जो कि टॉपिक को जो हमारा प्रॉब्लम है उसको फाइनल करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करता है। रिव्यूइंग ऑफ लिटरेचर हम देख रहे थे, और इसमें इसके कुछ फीचर्स हम देखने लगे थे, तो ये आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ रिव्यूइंग द लिटरेचर। हम क्यों करते हैं, चूँकि क्वेश्चन ये अराइज हुआ था कि हम क्यों जो काम पहले लोगों ने कर लिया है उस पर हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करते हैं। तो उसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर परफॉर्म करने में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो उसकी फेवर्स में जो पॉइंट हैं, वो हम देखते हैं। इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क दैट हैज़ बीन डन इन द रिसेंट पास्ट। जो काम पहले से हो चुका है हम उसको डुप्लीकेट नहीं करते, मतलब जो हो चुका है ठीक है, हम उससे नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज़ आवाज़ कम आ रही है? सबको कम आ रही है आवाज़? सर अब ठीक है, सर पहले कम आ रही है। तो पहला पॉइंट ये है कि जी डुप्लीकेशन जो है ना वो ना हो हमारे मतलब काम में। हमें आइडिया हो कि पहले क्या हो चुका है, ऐसा ना हो कि एक काम पहले भी हुआ हो चुका हो, हम उसको दोबारा से करने बैठ जाएं। तो दूसरा, लिटरेचर रिव्यू के करने के लिए आर्ग्यूमेंट या फिर उसके करने के हक में जो एक बेनिफिट है, इट हेल्प्स टू फाइंड आउट व्हाट अदर्स हैव लर्नड एंड रिपोर्टेड ऑन द प्रॉब्लम। तो हम ये भी सीखते हैं, ये भी हम जानते हैं कि दूसरे लोग हम करंट प्रॉब्लम पे जो हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, जिसको कोई मज़ीद हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, उस पर दूसरे लोग कहाँ तक काम कर चुके हैं। It helps to become familiar with the types of methodology followed by others। जिस methodology को यूज़ करते हुए दूसरे लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। It helps to understand what concepts and theories are relevant to this area of investigation। उससे जो relevant theories हैं, जो concepts हैं, वो हमें हमारे knowledge में आ जाएं। उसके अलावा it helps the researcher to understand if there are any significant controversies। अगर उनमें कोई problems हैं, कोई tricky चीज़ें हैं, contradictions and inconsistencies in finding। अब एक रिसर्चर ने जो काम किया, जो रिसर्च की, उसने जो उसकी फाइंडिंग्स थी, जो उसने कंक्लूजन्स निकाले, उन कंक्लूजन्स में अगर कोई कंट्राडिक्शन है, कोई कंट्रोवर्सी है, कोई इनकन्सिस्टेंसी है, तो हम उस पर भी बात कर सकते हैं, हम उसको बेटर कर सकते हैं। इट अलाउज टू अंडरस्टैंड इफ़ देयर आर एनी अनआंसर्ड रिसर्च क्वेश्चन, इफ़ देयर इज़ सम गैप, इफ़ देयर इज़ सम डेफिशिएंसी, तो उसको हम आंसर कर सकते हैं। इट माइट हेल्प द रिसर्चर टू डिवेलप एन एनालिटिकल फ्रेमवर्क। कोई एनालिटिकल फ्रेमवर्क हम उसका डिवेलप कर सकते हैं। It will help the researcher to consider the inclusion of variables in his research that he might not otherwise have thought about। अब प्रीवियस जो रिसर्चर था, देखें हर जो प्रॉब्लम होती है उसमें कई एक चीज़ें अफेक्ट करती हैं। ठीक है, जिस तरह से अभी अभी आजकल कोविड-19 चल रहा है, ये एक सारी दुनिया को इसका ये फेस कर रही है, तो इसमें कई एक वेरिएबल्स हैं। ठीक है,
अगर एक पर्सन की इम्यूनिटी वीक है, अगर एक पर्सन का ब्लड प्रेशर वो उसका स्टेबल नहीं रहता, अगर एक पर्सन का जो शुगर लेवल है वो स्टेबल नहीं है, तो ये सारे वेरिएबल्स हैं जो कि उसकी जो कोविड 19 के जो यूँ कह लें कि उसके जो डिज़ास्टर हो सकता है पर्सन को, उसके ऊपर अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर किसी बंदे की इम्यूनिटी ठीक है, उसको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, कोई और डिजीज़ नहीं है, तो वो सर्वाइव कर जाएगा इजीली। बट इफ़ देर आर सम वेरिएबल्स विच आर नॉट इन द फेवर ऑफ पेशेंट, तो फिर ही मस्ट बी इन डेंजर। तो हो सकता है किसी प्रॉब्लम में कोई ऐसा वेरिएबल हो जो कि प्रीवियस रिसर्चर ने उसको उसको कंसिडर ही ना किया हो, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है उसका इम्पैक्ट कम या ज़्यादा हो सकता हो। तो उन वेरिएबल्स को हम देख सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल मिसिंग रह गया था। आफ्टर डिस्कवरिंग, अच्छा उसके बाद है नेक्स्ट जो स्टेप है इसका, सेटिंग रिसर्च क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस। तो अब ये हम अपने रिसर्च के कुछ हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस को सेट आउट करते हैं। ठीक है, आफ्टर डिस्कवरिंग एंड डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्चर्स शुड मेक अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लीडिंग टू रिसर्च ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम आती है, ठीक है जी, और फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। एन ऑब्जेक्टिव विल प्रिसाइजली से व्हाट शुड बी रिसर्च्ड, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिसर्च, टू delineate the type of information that should be collected and provide a framework for the scope of the study। तो hypothesis या statement of the problem, फिर उसके बाद objective। The best expression of a research objective is a well formulated testable research hypothesis। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है बहुत बेहतर किसी रिसर्च के लिए, जो कि किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सके, हाइपोथेसिस को डिनाई कर सके, यानी कि हाइपोथेसिस उसका वो फुलफ़िल हो गया, जो हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस की थी वो मुकम्मल हो गई, सॉल्व हो गई या नहीं हुई। ऑब्जेक्टिव बेस्ट वही है जो प्रॉब्लम के सॉल्व होने या ना होने को क्लियरली एक्सप्लेन कर दे। A hypothesis is an unproven statement or proposition that can be refuted or supported by empirical data। empirical जो हमारे रिसर्च में जो एक्सपेरिमेंट्स से डाटा हमें मिलता है, जो हमारे हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, हमने कोई भी जो है वो ऑब्जर्वेशंस की, वहाँ से जो डाटा निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड एम्पिरिकल डाटा। हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स असर्ट अ पॉसिबल आंसर टू अ रिसर्च क्वेश्चन, और फिर जो उसके बाद ये रिसर्च क्वेश्चन साथ इसके ऐड हो जाता है। थोड़ा सा मैंने आपको कल भी रेफ़र किया था कि ये रिसर्च अलाइनमेंट एक टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं जी, मैपिंग करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चंस के दरमियान। तो ये थोड़ा सा इसको मैं एक और एंगल से भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैपिंग आल्सो कॉल्ड अलाइनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आजकल लेटेस्ट रिसर्च में एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है रिसर्च अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट रेफर्स टू द लॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ आइडियाज़ बिटवीन द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल। The alignment between your problem statement, purpose statement which is also called objective, ठीक है जी, and research question। तो इन तीनों के दरमियान अलाइनमेंट होनी चाहिए। द बेसिक रूल फॉर अचीविंग अलाइनमेंट क्या है? रूल 1, इफ़ यू हैव 3 प्रॉब्लम्स एज अ बेसिस, पीछे वाला दोबारा बताने, समझ नहीं है। अच्छा, अलाइनमेंट क्या होती है कि जो हमारे आइडियाज़ हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास 3 चीज़ें हैं जिनको हमने अलाइन करना होता है। अलाइन कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू ईच अदर, ठीक है। एक है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा यूँ कह लें कि वो टॉपिक है, वो हमारा इशू है जिसको हम रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। पर्पस स्टेटमेंट या ऑब्जेक्टिव, ये किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए हम एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। मिसाल के तौर पे, इफ़ यू वांट टू अर्न मनी, ठीक है, तो उसके लिए आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा कि आप क्यों करना चाह रहे हैं। आप अपने ब्रेड एंड बटर को मीट करने के लिए करना चाह रहे हैं, आप एक
रीज़नेबल लाइफ गुजारने के लिए। तो उसमें फिर एक रिसर्च क्वेश्चन ऐड अप हो जाता है। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स आ रही हैं, उसको ज़रा फॉलो कीजिएगा। पहले रूल देख लें अलाइनमेंट के लिए, फिर एग्जांपल से आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट डज़ इट मीन, व्हाट डज़ मीन बाय मैपिंग और अलाइनमेंट। पहला रूल ये है कि अगर 3 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है जी, फॉर द स्टडी यू मस्ट हैव 3 पर्पस स्टेटमेंट्स, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके पर्पस स्टेटमेंट्स भी 3 होंगे और आपके रिसर्च क्वेश्चन भी 3 होंगे। ठीक है जी, 3 प्रॉब्लम्स हैं, 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, 3 रिसर्च क्वेश्चन हैं। रूल 2, यू कैन नॉट हैव अलाइनमेंट इफ द एलिमेंट्स आर मिसमैच्ड। नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, पर्पस स्टेटमेंट एंड रिसर्च क्वेश्चंस, अगर आपके एलिमेंट्स जो है वो मिसमैच हैं, आपके प्रॉब्लम्स 3 हैं, आपके ऑब्जेक्टिव 7 हैं, आपके क्वेश्चंस 5 हैं, तो फिर वो अलाइनमेंट नहीं हो सकती। ठीक है जी, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी सेम। Before you achieve alignment, you have to develop the problem statement. You can use the statement grid for this purpose. तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का है। यहाँ पर कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको आइडिया होगा कि अलाइनमेंट है क्या। अब ये देखें, ये ओवरऑल प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे टॉप पे आ जाती है, फिर उसमें से आप सब प्रॉब्लम्स निकालते हैं। ये आपका यूँ कह लें कि अलाइनमेंट के लिए प्रॉब्लम्स को डिफ़ाइन करने के लिए आपका ये एक टेम्पलेट है, स्टेटमेंट ग्रिड है। जैसे आप देखें यहाँ पे एग्जांपल इंक्लूड की गई है। द सेंट्रल प्रॉब्लम टू बी रिसर्च्ड बाय द प्रपोज स्टडी इज़ द शॉर्टेज इन द नर्सिंग फील्ड। अब ये कोई हॉस्पिटल है, यू कैन से कि अभी कोविड के सीन में ही, ठीक है जी, तो वहाँ पे नर्सिंग फील्ड में स्टाफ की शॉर्टेज है। This has a lot to do with the current nursing shortage and the need for more nurses in the field. There is a huge problem with this shortage and availability of the nurses as a basis for this study. The researcher identified the problem to be threefold. अब ये ओवरऑल प्रॉब्लम है एक, ठीक है, कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या कि जी जो नर्सिस हैं वो शॉर्ट है फील्ड में, किसी हॉस्पिटल में, किसी एरिया में जहाँ पे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा रही है, तो नर्सिस की शॉर्टेज है। अब उसको 3 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया गया मेन इशू को। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट द इशू इज़ द एजुकेशन ऑफ न्यू नर्सेज इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्टेड बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, बट देयर इज़ अ नेशनल शॉर्टेज ऑफ नर्सिंग फैकल्टी। सबसे पहला प्रॉब्लम कि नर्सिंग फैकल्टी ही शॉर्ट है, ठीक है जी, फैकल्टी नहीं है कंट्री में, ठीक है। इज़ लिमिटिंग द एनरोलमेंट, जिसकी वजह से एनरोलमेंट लिमिटेड है। एजुकेशन एंड ग्रेजुएशन ऑफ न्यू नर्सेज फॉर हायर लर्निंग, ठीक है। पहला इशू के शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी, दूसरा सब प्रॉब्लम। सेकंड, द इशू इन द यूनाइटेड स्टेट इज़ दैट 75% ऑफ नर्सिंग फैकल्टी विल अटेन रिटायरमेंट एज इन 2017। अब दूसरा प्रॉब्लम यह है कि जो नर्सिस हैं, जो फैकल्टी में हैं, उनमें से भी मेजॉरिटी 2017 में रिटायर हो रही है, ठीक है। Alongside the existing problem in which 6.9% of nursing faculty position remain unfilled due to lack of qualified nursing educators, तो उस वजह से 6.9 जो सीट्स हैं वो वैसे ही अनफिल्ड हैं। थर्ड इशू, लास्ट द इशू इज़ द करंट नर्सिंग फैकल्टी एक्सप्रेस लो जॉब सेटिस्फेक्शन, फिर उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है। माइट बी देयर सैलरीज इज़ द इशू, माइट बी देयर जॉब सिक्योरिटी इज़ द इशू, ठीक है। माइट बी देयर रिस्क, देयर आर सम रिस्क इशूज़ टू वर्क इन रिस्की environment, you can say just as in corona cases, due to complexities of the nursing educator role making retention and recruitment of qualified faculty difficult। तो ये 3 सब प्रॉब्लम्स बन गई। पहली, फैकल्टी नहीं है, ठीक है जी। दूसरी कि फैकल्टी रिटायर होने वाली बहुत सारी है, और तीसरी कि उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन भी नहीं है। तो ये मेन प्रॉब्लम से हमने 3 सब प्रॉब्लम्स निकाल ली। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद हमारे आने हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जिसको पर्पस स्टेटमेंट भी कहा जाता है।
Overall purpose statement. The overall purpose of this qualitative descriptive study is to investigate the issues affecting job satisfaction by nursing faculty members in the metropolitan New York. Interviewing and questioning nursing faculty living in metropolitan New York provides insight into their personal experiences of job satisfaction while working in the nurse educator role. The researcher has identified three primary objectives as a basis for this study. तो उसमें जो एक जॉब सेटिस्फेक्शन का इशू आया था और पर्पस स्टेटमेंट ये इसकी ओवरऑल है, तो तीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तीन ही पर्पस स्टेटमेंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज़ टू एग्जामिन द इशू ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन विद नर्सिंग फैकल्टी। नर्सिंग फैकल्टी को जॉब सेटिस्फेक्शन के क्या क्या इश्यूज़ हैं, व्हाट आर द वेरिएबल्स, व्हाट आर द जॉब सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स। सेकेंड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज़ टू इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट ऑफ लो वेजेस, लो वेजेस क्यों हैं, ठीक है जी। लास्टली, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज़ टू एग्जामिन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द नर्सिंग फैकल्टी रोल, उनकी फर्दर और कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या हैं। ये इसके तीन ऑब्जेक्टिव्स आ गए, तीन पर्पज़ इसके स्टेटमेंट्स आ गई। उसके बाद रिसर्च क्वेश्चन की बात करें तो ओवरऑल रिसर्च स्टेटमेंट, द सेंट्रल प्रॉब्लम टू बी रिसर्च्ड बाय द प्रपोज स्टडी इज़ द शॉर्टेज इन द नर्सिंग फील्ड एज अ बेसिस फॉर द स्टडी। थ्री रिसर्च क्वेश्चन कौन कौन से हैं, हाउ डू नर्सेज डिस्क्राइब देयर एक्सपीरियंस विद जॉब सेटिस्फेक्शन, वो अपने जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ एक्सपीरियंस को कैसे डिफ़ाइन करती हैं, कैसे उसको वो डिस्क्राइब करती हैं, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन ये, हाउ डू नर्सेज डिस्क्राइब देयर एक्सपीरियंसेस विद द इम्पैक्ट ऑफ लो वेजेस, लो वेजेस को वो कैसे देखती हैं। हाउ डू नर्सेज डिस्क्राइब देयर एक्सपीरियंसेस विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द फैकल्टी रोल, फैकल्टी रोल के तौर पर उनको क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही हैं। तो हमने तीन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बना ली, तीन सब प्रॉब्लम्स बना ली, तीन हमने पर्पस स्टेटमेंट्स बना ली और तीन हमारे रिसर्च क्वेश्चंस आ गए। अब हमने इनको करना है अलाइन, तो उसके लिए अलाइनमेंट मैट्रिक्स यूज़ की जाती है, ठीक है। अचीविंग अलाइनमेंट इन द रिसर्च, फर्स्ट यू मस्ट डिवेलप द प्रॉब्लम स्टेटमेंट बाय यूजिंग अलाइनमेंट मैट्रिक्स। द अलाइनमेंट मैट्रिक्स हेल्प्स स्टूडेंट अलाइन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, पर्पस स्टेटमेंट एंड रिसर्च क्वेश्चन। सी द फॉलोइंग फार्मूला, रिसर्च अलाइनमेंट, प्रॉब्लम प्लस पर्पस प्लस रिसर्च क्वेश्चन, ये आपकी अलाइनमेंट है, तीनों चीज़ें मिल के आपकी अलाइनमेंट बनाती हैं। अब जो हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, अब इसकी अलाइनमेंट मैट्रिक्स क्या होगी फॉर रिसर्च अलाइनमेंट, देखें प्रॉब्लम 1 आएगी, उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव 1 आएगा या पर्पस स्टेटमेंट 1 आएगी और रिसर्च क्वेश्चन 1 आएगा, सो ऑन। प्रॉब्लम सेकेंड, ऑब्जेक्टिव सेकेंड या पर्पस स्टेटमेंट सेकेंड, रिसर्च क्वेश्चन सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन, ठीक है जी। देखें, the first issue identified as a basis for this study is the question of job satisfaction as experienced by nursing faculty. Objective क्या है, the objective of this study is to examine the issue of job satisfaction, उससे relevant है, ठीक है जी, objective भी वही है। question क्या है, how do nurses describe their experiences with job satisfaction on the nursing faculty, ये उसका पहला प्रॉब्लम, पहला ऑब्जेक्टिव और पहला रिसर्च क्वेश्चन अलाइन हो गया। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड इशू क्या था, इम्पैक्ट ऑफ लो वेजेस, और ऑब्जेक्टिव क्या आ गया, स्टडी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इज़ टू इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट ऑफ लो वेजेस ऑन द नर्सिंग फैकल्टी, और रिसर्च क्वेश्चन क्या आ गया, हाउ डू नर्सेज डिस्क्राइब देयर एक्सपीरियंसेस विद द इम्पैक्ट ऑफ लो वेजेस ऑन नर्सिंग फैकल्टी। तीसरा, थर्ड इशू क्या है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द फैकल्टी रोल, तो ऑब्जेक्टिव क्या आ गया, एग्जामिन द कॉम्प्लेक्सिटीज़, और इसका क्वेश्चन क्या आ गया, एक्सपीरियंसेस विद द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द फैकल्टी रोल जी। तो ये हमने एक स्पेसिफिक एक डोमेन, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखा, एक ब्रॉडर प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, उसमें से तीन जो हैं ये सब प्रॉब्लम्स निकालनी, और उन सब प्रॉब्लम्स के रेलिवेंट तीन हमने ऑब्जेक्टिव्स निकाले, ठीक है जी, और उन तीन ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट तीन क्वेश्चंस बनाए और इनको आपस में हमने अलाइन किया। अब बताएं
कोई थोड़ी बहुत समझ आई है? मैं आपको इसको एक और एग्जांपल से किसी और तरीके से भी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा आइडिया हुआ है व्हाट इज़ रिसर्च अलाइनमेंट, व्हाट इज़ रिसर्च मैपिंग, हाउ। जी सर, अब ये समझ आई है थोड़ी इसको ज़रा बहुत। दोबारा सुनिएगा, मैं आपको बिल्कुल सादा से अल्फाज में अपनी किसी कॉमन एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप उसको एग्ज़ामिन करेंगे कि जीपीए अच्छा लेने में या अच्छा सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने में क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको आपने उनको एग्ज़ामिन करना है। ठीक है, कि आप रेगुलर होंगे, ऑब्जेक्टिव आपका क्या आ जाएगा कि आप रेगुलर होंगे, आप पंक्चुअल होंगे, ठीक है, आप डेली का वर्क करेंगे, ठीक है जी, एंड सो ऑन। ठीक है, और उसके बाद इसका क्वेश्चन आप बनाएंगे, आर स्टूडेंट्स वर्किंग ऑन डेली बेसिस, ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है जी, आर दे हैव अ चेक ओवर देयर प्रोग्रेस। ठीक है जी, तो इस तरह से आप किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हुए किसी भी। सर क्वेश्चन ये भी हो सकता है ना कि स्टूडेंट्स अच्छा सीजीपीए किस तरह गेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब ये देखें, आपके जो भी आपका टॉपिक है, आप उस टॉपिक का एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, अब लाजमी नहीं है कि यहाँ पर 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, 3 पर्पस स्टेटमेंट्स हैं और 3 रिसर्च क्वेश्चन हैं, तो आपने भी ऐसा ही करना है। ठीक है, आपके लेवल पर, जो आपका लेवल है, यहाँ पर स्टार्टिंग पे आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अपनी ओवरऑल प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आप सिर्फ एक प्रॉब्लम निकाल सकते हैं, मेन इशू, एक इशू आप निकाल सकते हैं, और इस एक इशू के अगेंस्ट आप एक ऑब्जेक्टिव, एक पर्पस स्टेटमेंट बना सकते हैं, और उसकी बेस पे एक आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बल्कि दिखा भी देता हूँ कि जो जीए, सर ये वाली फाइल भी सेंड कर दें, मैंने जी आपको बेटा कहा था। सेंड कर दूंगा। दें प्लीज। जी बेटा वो मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में। भी करनी है, बस कर दें सर। चलें ठीक है, हमने ये जो डिस्कस कर लिया है, आप इसको रिवाइज करें, देखें, और एक असाइनमेंट मैंने आपको पहले दी हुई है,